दोस्तों आज बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में। एक बिल जो 27 वर्षों से लंबित था, आखिरकार 20 सितंबर 2023 को संसद के लोकसभा सदन द्वारा उसको पास कर दिया गया है। दोस्तों ये जानकारी अभी अभी सभी के सामने आई है। भाई क्या ये बिल है, महिला आरक्षण बिल का संबंध क्या है, किस चीज से संबंध है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, उन सभी चीजों की आज हम चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि भाई इसके प्रावधान क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा जो लोग किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को सभी लोग अंत तक बहुत अच्छे तरीके से समझें और देखें। चलिए हम बात करेंगे इस बिल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यदि बिल के प्रावधानों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्या है। जनरली जो विधानसभाएं होती हैं राज्यों की या फिर हमारे देश की जो लोकसभा है, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन या फिर 33% आरक्षण की बात पिछले कई सालों से भारत में चली आ रही है, लेकिन अभी तक एक कंप्लीट तरीके से इसका कोई लॉ नियम नहीं बन पाया है। और उसी चीज के चलते बहुत बार क्या है, लोकसभा में या राज्यसभा में इसका जो बिल था वो पेश किया गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ध्यान दीजिएगा, आज उसी टॉपिक पर हमें बात करनी है, क्योंकि रिसेंटली अभी आज के ही दिन एक चीज क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है लोकसभा में। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। दोस्तों इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इतिहास के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज हुआ कैसा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18-19 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाया था और जो विशेष सत्र था उसकी मीटिंग पुराने लोकसभा का जो हॉल है वहां पे चल रही थी। ये पुरानी तस्वीर है, ये 18-19 सितंबर की तस्वीर है और इसके बाद एक तस्वीर है 20 सितंबर की, और जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये नए लोकसभा भवन की है, यानी लोकसभा की जो एक नई बिल्डिंग बन गई है उसी के हॉल की ये क्या बोलते हैं तस्वीर है। मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि 2 दिन की मीटिंग के बाद क्या फैसला लिया गया। वहां पर कुछ चर्चाएं हुई, इस मुद्दे पर कुछ बातें हुई कि भाई क्या इस बिल को पेश करना चाहिए, लोगों ने वाद विवाद किए और फाइनली 20 सितंबर को, यानी कि 20 सितंबर 2023 को, मैं आज की ही बात कर रहा हूं, इस बिल को पेश कर दिया गया। ठीक है, इस बिल को यानी कि लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया। अब इस बिल का क्या होने वाला है, अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा में भी इस बिल को 100% तरीके से क्या किया जाता है, बहुमत मिल जाता है, तो बहुमत मिलने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बिल जो है वो लॉ बन जाएगा, यानी कि एक विधेयक या फिर एक कानून बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इसकी प्रक्रिया के कुछ ही समय बचा हुआ है। अब देखते हैं राज्यसभा इस पर क्या रिएक्शन लेती है। यदि राज्यसभा से पास होता है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सा इतिहास जान लेते हैं कि क्या पहले भी कुछ ऐसा हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई इस अधिनियम का एक उन्होंने नाम भी अनाउंस कर दिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम रख दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम कर दिया गया है, यानी कि जब ये अधिनियम आएगा तो इस नाम से लॉन्च होगा या इस नाम से जाना जाएगा। 33% आरक्षण की बात की है और कहां मिलेगा, राज्यों की विधानसभाओं में, और संसद के अंदर बात करें तो ये मिलेगा लोकसभा के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर राज्यसभा में किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। राज्यों की विधानसभा और देश के जो संसद का एक हिस्सा लोकसभा होती है वहां पर रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा और ये जानकारी आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बिल 27 साल से अटका पड़ा हुआ था, क्योंकि इसके पहले हम बात करें यदि भारत के एक प्रधानमंत्री थी एच.डी. देवगौड़ा, उनके टाइम पर ये अधिनियम को लाया गया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमने यहां पर 27 से अटका हुआ इसको मान लिया। आगे हम थोड़ी सा इसका इतिहास जानेंगे कि क्या पहले भी महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार के अधिनियम की बात चली है। तो दोस्तों हम बात करते हैं भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी जी 1974-75 के टाइम पर महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए काफी ज्यादा उनकी बोलती थी, काफी ज्यादा उनके लिए काम करती थी। उसी टाइम पर एक रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी के नाम से। टुवर्ड्स इक्वालिटी नाम की जो रिपोर्ट थी वो महिलाओं की स्थिति बताती थी कि 1974-75 के टाइम पर भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एक किताब देख पा रहे होंगे, एक किताब है रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द
स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। यहां पर भी यही बात लिखी हुई है, टुवर्ड्स इक्वालिटी वाज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974-1975। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, यानी कि प्रयास या फिर जानकारियां पहले भी की जा रही थी, लेकिन वो शुरुआत होती है भारत के एक प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के टाइम पे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा जी है। 1996 में एक बिल लेकर के आए थे। ध्यान दीजिएगा, 1996 में ये बिल को पहली बार लेकर के आए थे, लेकिन ये बिल कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके बाद यदि हम बात करें यूपीए गवर्नमेंट की, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट की, सन 2010 में जब मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम पर भी इस बिल को लाया गया था और इस बिल को राज्यसभा में पास करा दिया गया था, या फिर राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका था, लेकिन ये बिल लोकसभा में बाद में पेश नहीं किया गया और ये बिल यहां से कंप्लीट भी नहीं हो पाया। यानी कि 2 बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के करंट प्रधानमंत्री मोदी जी की, जब वो प्रधानमंत्री बने थे सन 2014 में। 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका जो घोषणा पत्र था या उनका जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में साफ साफ कुछ पॉइंट लिखे थे, जिनमें से राम मंदिर या धारा 370 का हटना जैसे पॉइंट थे, वो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। साथ साथ ये भी एक पॉइंट था कि 33% रिजर्वेशन हम वुमेन के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यही जो उनकी मैनिफेस्टो की बात है, आज से करीबन 9 साल बाद वो उसको पूरा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देना, यदि हम बात करें, ठीक है, बात करें इस बिल की, ठीक है, तो ये बिल की बात आज से करीबन 9 साल पहले शुरू हो चुकी थी। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले थे, तो उस टाइम पर भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जानकारी दी थी कि हम ये बिल लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ क्या बहुत हो गए, उनकी सेकेंड टर्म कंप्लीट होने वाली है 2024 में, तीसरी बार के लिए वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, 2024 में नए लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसके एंड में एक चीज आ रही है, या फिर अभी कंप्लीट तरीके से आई नहीं है, एक ही जगह से पास हुई है, राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। ठीक है, तो जब ये पास हो जाएगा तब जाके हम इसको कंप्लीट तरीके से मानेंगे। जब ये हो जाएगा, राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देंगे, तब इसको कंप्लीट मानेंगे। तो फिर भी बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली आ गया। अब क्या है, लोगों के मन में इस बिल को लेकर के बहुत ज्यादा संशय है कि ये बिल कब तक आएगा, ये बिल है क्या। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि बिल है क्या। ठीक है, तो जो भी आपके मन में इस बिल को लेकर के सवाल आते हैं, उन सवालों के ही प्रश्न आज मैं आपको देने वाला हूं। उन सवालों का जो जवाब होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी आपके मन में इससे जो भी संशय होगा, उस संशय को यहां पर प्रश्नों के रूप में लिखा गया है और यहां पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसी तरीके से इस टॉपिक पर एक पहला प्रश्न बनता है कि भाई ये बिल है क्या। तो ध्यान दीजिए, बिल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा रही है महिलाओं के लिए। 33% का मतलब होता है 1/3, 1/3 जो सीटें होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। कहां पर होंगी? राज्यों की विधानसभाओं में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, और देश की जो संसद है उसके अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा में ये सीट रिजर्व होंगी। 33%। पहले बात तो ये है, मैं बिल समझ गया भाई किसके लिए है, महिलाओं की 33% रिजर्वेशन के लिए। दूसरा सवाल आता है, कितनी सीटें महिलाओं के लिए होंगी? महिलाओं के लिए कितनी सीटें होंगी? तो हम एक बात जानते हैं कि हमारे देश में टोटल सीटें कितनी है? 543 है टोटल। तो पैसे देखा जाए तो 552 है, लेकिन फिलहाल भारत में 545 चलती हैं, और इन 545 में भी 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की होती हैं। फिलहाल एंग्लो इंडियंस का तो इसमें कोई रोल है नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीटें जो जिनमें चुनाव होता है वो तो 543 सीटें ही होती है ना, तो 543 जो सीटें हैं उनका 1/3 यानी कि 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी लोकसभा में। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। उसी रेशियो के हिसाब से राज्यों की जो विधानसभाओं की सीटें होंगी उनका 1/3 वहां पर होगा। तो जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें, जो तस्वीर देख पा रहे हो ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की फोटो ही है, क्योंकि ये वीडियो आप एमपी एग्जाम चैनल पर देख रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पर एमपी का एग्जांपल लिया है। हम जानते हैं कि एमपी में 230 विधानसभा की सीटें हैं, तो 230 का यदि 1/3 लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 76 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो इतनी सीटें हो सकता है महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएं इस बिल के बाद में। चलिए आगे हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, सभी राज्यों की विधानसभा में रहेंगी सीटें। कई लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि यदि ये बिल आता है तो क्या हर राज्य की विधानसभा में ये सीटें रिजर्व रहेंगी? तो इसका जवाब होगा जी हां। ध्यान दीजिएगा, हर राज्य में होगा, क्योंकि मेरी बात सुनिए, यदि संसद इसको
पारित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो आप जान लीजिए कि यहां पर पेश करने की, पारित करने की जो पावर है वो देश की संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को है। भारत के राज्यों को, जो भी भारत के 28 राज्य हैं, उनको इस चीज की पावर नहीं दी गई है। यानी कि यदि इस बिल को पास करवाना है तो राज्यों की अनुमति की आवश्यकता जनरली नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल को सिर्फ संसद से पास कराने की जरूरत है। बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में भी लागू होगा, इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये बिल कानून बन जाता है, और कानून बनेगा कैसे? संसद के अनुमोदन से। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति से सिग्नेचर हो गए, तो ये बिल बन गया, ये बिल कानून बन गया। और कानून एक बार बन गया तो ऑटोमेटिकली राज्य में लागू हो जाएगा, यहां पर राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बनता है लोगों का कि भाई राज्यसभा में भी होगा क्या ऐसा? क्या जो ये रिजर्वेशन है क्या राज्यसभा में भी होगा? तो आप जानते होंगे कि भाई राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं इनमें रिजर्वेशन नहीं चलता। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो इनमें ST/SC वाला रिजर्वेशन चलता है और ना ही इनमें वुमेन का किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा की बात करें या राज्य की विधान परिषदों यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यहां पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आगे हम बात करेंगे SC/ST महिलाओं के लिए। लिखा हुआ है प्रश्न कि SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? ध्यान देना, हम जानते हैं कि SC/ST के लिए भारत में लोकसभा और क्या बोल सकते हैं, लोकसभा में SC के लिए और ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो उनकी सीटें रिजर्व की गई हैं उन्हीं रिजर्व सीटों के अंदर महिलाओं का 33% वाला रिजर्वेशन होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो उनको आरक्षण मिला हुआ है SC और ST को, उसी के अंदर ही ये आरक्षण होगा, अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बात करेंगे हम कि भाई कितना मिलेगा। हम जानते हैं, एक प्रश्न है कि भाई SC/ST के लिए कितनी सीटें आ जाएंगी फिर लोकसभा में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस टाइम पर SC के लिए कितनी 84 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, ये आरक्षित है, और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यदि SC के लिए 84 हैं तो उसका 1/3 कितना होगा? 28 के आसपास होगा, 28 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो 28 SC के लिए रिजर्व हो जाएंगी, और यदि 47 सीटें किसके लिए हैं? ST के लिए रिजर्व होती हैं, तो 47 का यदि आप 1/3 लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 16 सीटें जो होंगी वो ST के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी इस बिल के हिसाब से। यदि ये बिल कानून बनता है तब की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे हम और समझने का प्रयास करेंगे। OBC महिलाओं के लिए क्या मिलने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि OBC के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में नहीं मिलता है, कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। जनरल रिजर्वेशन भी नहीं है, तो महिलाओं का रिजर्वेशन भी OBC वालों का अलग से नहीं होगा। ठीक है, अलग से रिजर्वेशन नहीं होगा। यदि आप सोचें वो किस में काउंट की जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी SC/ST की रिजर्व सीटें हैं उनको हटाने के बाद जो हमारे पास सीटें बचती हैं, उन सीटों पर जिस प्रकार से जनरल का रिजर्वेशन होगा ऐसा ही OBC की महिलाओं के साथ भी रिजर्वेशन यहां पर होने वाला है। ये इस बिल के प्रावधान है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते एक बार। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने पर 412 सीटें लगभग बच जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 412 सीटों का यदि हम 1/3 लेंगे, ठीक है, इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग के महिलाओं के लिए होंगी। यानी कि इस 412 का 1/3 लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 137 आएगा, जो कि क्या कहलाएगा आपका, इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, इसी 412 के हिसाब से हमने ली है। तो ये क्या है, OBC के लिए या फिर जनरल की महिलाओं के लिए जो सीटें रहेंगी उन सीटों की संख्या लिखी हुई है। तो इतने आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भाई आपने बोला होगा कि कब से लागू होगा ये बिल। पहली बात तो आपको एक चीज जानकारी देना चाहूंगा, फिलहाल इस बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया गया है। अभी लोकसभा से पारित हो चुका है या लोकसभा से में पास हो चुका है। अब ये बिल राज्यसभा के में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद ये बिल क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राज्यसभा में यदि पास हो गया तो बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते हैं तो ये बिल कानून बन जाएगा। लेकिन कानून तो बन जाएगा, कानून तो भाई साहब सन 2019 में CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बना था। लेकिन आप बताइए क्या आज तक वो लागू हो पाया क्या?
कानून बनना बहुत अलग बात होती है, कानून लागू होना बहुत अलग बात होती है। मैंने यहाँ पे कानून के लागू होने की बात आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद एक कानून तो बन जाएगा, लेकिन लागू जनरली नहीं हो पाएगा। और इनफैक्ट इस बिल में ही लिखा है कि मोदी जी ने खुद अनाउंस किया है कि बिल अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये बिल तभी लागू हो पाएगा जब नया परिसीमन होता है। हम जानते हैं परिसीमन कब होगा, परिसीमन किस चीज के लिए हो जाता है। परिसीमन का अर्थ होता है, जनरली बहुत सारे लोग परिसीमन नहीं जानते हैं, तो परिसीमन आयोग का काम क्या होता है, या परिसीमन शब्द का मतलब क्या होता है। जब मान लीजिए किसी क्षेत्र पे चुनाव होने हैं, तो उस क्षेत्र पे चुनाव के लिए जो सीटें मिलेंगी, यानी कि एक यदि हम बात करें राज्य के, यदि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो विधायक की कितनी सीटें होंगी, या फिर देश के हम लोकसभा के सांसदों के चुनावों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनावों की बात कर रहे हैं, तो उनकी सीटें कितनी जनसंख्या पर आधारित होंगी, ये परिसीमन आयोग डिसाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि एक बहुत टाइम से संशोधन चला रहा है, और उस संशोधन के आधार पर 84वां संशोधन हुआ था, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर हम जानते हैं कि 2026 तक 2026 तक हमारा परमिशन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, यानी 2026 तक के लिए किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। और एक चीज हम और जानते हैं कि यदि नया परमिशन 2026 वाला होगा भी, तो वो नई जनगणना के आधार पर होगा, और नई जनगणना हमारी हुई ही नहीं है। हम जानते हैं कि अभी तक जो हम सेंसस यूज कर रहे हैं वो 2011 वाला 2011 का सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना अभी हमारे भारत में चल रही है। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई, उसका कारण था कि कोरोना महामारी भारत में आ गई और वो जनगणना नहीं हो पाई, और अभी भी वो लंबित है। और अब तुरंत चुनाव होने वाले हैं, तो अब वैसे भी वो क्या बोलते हैं, नहीं हो पाना है, यानी कि जो ये जनगणना है अभी नहीं हो पाएगी, जनरली वो चुनाव के बाद ही होगी। यदि ये चुनाव के बाद होती है तो इसका मतलब है कि भाई जनगणना चुनाव के बाद होगी, तो इसका परिसीमन बाद में होगा। यानी कि आप साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि जो ये बिल होगा, ये लगभग चांस बनते हैं कि अगले चुनाव में 2029 वाले में या फिर 2034 के चुनाव में लागू हो पाएगा। इसी चीज की जानकारी लिखी हुई पढ़ सकते हैं। इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि जनगणना के जब परमिशन होगा तब एक कानून लागू हो पाएगा। एक कानून तभी लागू होगा जब जनगणना का परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, यानी कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के लोकसभा के, उसमें किसी भी प्रकार के आप बोल सकते हो कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। वो उसका कारण है कि भाई आरक्षण आप तभी दे सकते हो जब परिसीमन कंप्लीट हो चुका हो। अब जब जनगणना ही नहीं हुई है नई वाली, तो परिसीमन कहां से हो जाएगा, ठीक है। और परिसीमन नहीं होगा तो ये बिल भी लागू अभी नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बिल कब तक लागू होने के चांसेस हैं, या परिसीमन कब तक होने के चांसेस हैं। ध्यान दीजिएगा, 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है, ठीक है। और जब जनगणना हो जाएगी, जनगणना जब हो जाएगी तब जाकर के 2026 का परिसीमन हो पाएगा। 2026 तक तो देखो परिसीमन पर रोक लगी हुई है। एक बार जब जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन आयोग अपना काम करेगा और नई लोकसभा या नई विधानसभा सीटों की घोषणा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो यदि हम ये बात करें कि 2021 की जनगणना जब आ जाएगी, परिसीमन नया हो जाएगा, यानी कि ये सब कुछ 2024 के चुनाव के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि इस कानून का जो लाभ होगा, इस कानून का जो लाभ मिलेगा वो किनको मिल सकता है, वो 2029 वाले चुनाव को, या फिर 2034 में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर इस कानून का, इस अधिनियम का जो लाभ होगा वो महिलाओं को मिल सकता है, महिला आरक्षण का लाभ उनको मिल सकता है। मैं समझता हूं कि आप सारी बातें यहां पे समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन बनता है, राज्यों की मंजूरी लेनी होगी क्या। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, हम जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या बताता है, ये संविधान के संशोधन के बारे में जानकारी देता है। देखिए, यदि देश की संसद, वैसे यदि देश की संसद क्या करती है, कोई भी कानून लागू करती है तो ऑटोमेटिकली वो राज्य में लागू हो जाता है। लेकिन एक व्यवस्था ये भी होती है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे राज्य का जो तंत्र है
या राज्य की गरिमा है या राज्य का कुछ भी सिस्टम है वो बिगड़ रहा हो, और यदि वो बिगड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम 50% राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि भारत में यदि 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की अनुमति लेने की आवश्यकता यहां पर पड़ सकती है। 14 स्टेट की अनुमति लेनी पड़ सकती है यदि उनका कोई सिस्टम बिगड़ रहा होता है। जनरली इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पूरी जानकारी थी हमारी इस चीज को लेकर के, महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर के, जो कि 20 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया, और पेश करने के साथ साथ उसको पास भी किया जा चुका है वहां के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी जानकारी समझ गए हैं। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी होगी तो वो आने वाली वीडियोस में आपको देते रहेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ यदि आपको लगा हो कि आपके एग्जाम में भी काम आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।